Don't forget to press the subscribe button and hit the bell icon. जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम अपने चैनल पे एक ऐसी वीडियो लाने वाले हैं जो आज तक के यूट्यूब इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इफ़को से रिलेटेड, इफ़को क्रैक किया हुआ कोई शख्सियत आपको अपना दास्तां, अपना जो स्ट्रेटजी टू क्रैक इफ़को एजीटी, वो आपके सामने सबको बताने जा रहे हैं। इफ़को एजीटी की जो क्वालिफ़िकेशन है वो 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर है, जो कि एक बहुत ही शानदार, बहुत ही कंफर्टेबल जॉब मानी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हम आपको अपने चैनल में आज मिलाने जा रहे हैं मिस्टर मोहित भूषण झा से, जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद, अपने 4 ईयर डिग्री के तुरंत बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इफ़को एजीटी को क्रैक किया और आज फील्ड ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं इफ़को में। तो वेलकम मिस्टर मोहित भूषण सर टू आवर यूट्यूब चैनल। सबों को नमस्ते। मैं आप लोगों के सामने आज इफ़को की जो एक वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की, जिसको एजीटी बोलते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है और प्रोसेस रिक्रूटमेंट होने के बाद आपको कितने साल की इसकी ट्रेनिंग होती है और क्या इसकी पे स्केल वगैरह होती है, और इसको अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं एजीटी को तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, इफ़को स्टैंड्स करता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये फर्टिलाइज़र सेक्टर में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट है या कोऑपरेटिव कंपनी है, और इसकी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट आती है ग्रेजुएशन लेवल पे, बीएससी एग्रीकल्चर लेवल पे, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की। जो खासकर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो देखिए, इफ़को की जब रिक्रूटमेंट आती है तो आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में या इसकी साइट पे जो है वो सारा डिटेल्स अवेलेबल आपको हो जाता है, और ये लगभग 1 साल कंजिक्यूटिव, 1 साल या फिर 2 साल में एक बार ये इसकी वैकेंसी आती है। जैसे 2016 में आई थी, उसके बाद 2017 में भी आई थी, फिर 2018 में नहीं आई, फिर 2019 में आई। मतलब कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद प्रायः जो है सो इफ़को की वैकेंसी एजीटी की आ जाती है। और इसमें 3 फेजेस होते हैं एग्ज़ाम के, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर आप मेंस के लिए अपीयर होते हैं, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर मेडिकल होके आप जो है वो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। ये आपकी पूरी जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, और बहुत ही अच्छी पोस्ट है इफ़को एजीटी की। ग्रेजुएशन लेवल पे इसे बहुत एक अच्छी पोस्ट पे आप मान सकते हैं। अब आते हैं मेन जो हमारा आज का टॉपिक है, एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी। आप एजीटी को कैसे क्लियर करेंगे, इस एग्ज़ाम को आप कैसे क्लियर करेंगे, कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं 2019 में जो इफ़को की रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें मैं एज ए एजीटी इफ़को में सेलेक्ट हुआ हूं, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की और मेंस एग्ज़ाम की। 150 क्वेश्चंस रहते हैं और आपके पास 1 घंटा रहता है, दोनों प्री में भी और मेंस में भी। तो प्री और मेंस दोनों का स्ट्रेटेजी लगभग सेम होगा आपका, और इंटरव्यू का स्ट्रेटेजी आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम प्री और मेंस की क्या स्ट्रेटेजी आपकी होगी उस पर हम बात कर लेते हैं। आपके पास 150 क्वेश्चन है, आपके पास 1 घंटे का समय है, और आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आपको प्री और मेंस दोनों में 150 में से 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेके आने हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। उसके बाद जो 150 क्वेश्चंस है, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल पार्ट के यानी एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे। जो 150 क्वेश्चन है उसमें 100 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के रहेंगे, और जो बाकी के 50 क्वेश्चन हैं वो आपके मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और जनरल नॉलेज यानी जनरल एप्टीट्यूड जो है वो 50 क्वेश्चन रहता है। 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड। ये दोनों प्री और मेंस दोनों में सेम है। अब बात करें कि जो इसको प्री को एग्ज़ाम को कैसे निकालना है और मेंस के एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है। देखिए, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर आपका डोमिनेट करता है। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बताता है, कि यदि आप एग्रीकल्चर को 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप एग्रीकल्चर सेक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दें, यानी जो 100 क्वेश्चन है आपके एग्रीकल्चर के, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैंने 1 घंटे में 40 मिनट दिए थे केवल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्री में भी और मेंस में भी।
और बहुत ही बारीकी के साथ एकदम अच्छे से जो है वो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को आपको करना है। अगर आप एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाए तो आपकी प्री और मेंस क्लियर होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को आप बढ़िया से कर लेते हैं, प्री और मेंस में आपकी बहुत ही क्लियर होने की संभावना बहुत ही हाई होती है। और बाकी के जो 40 मिनट आप दें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और बाकी के जो 20 मिनट्स हैं वो आप जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को दें सॉल्व करने में। चूँकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही आसान रहते हैं, उसको आप आसान बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। और जो है मतलब जिसका कंसेप्ट आपका क्लियर है, जो IBPS AFO का जो लेवल होता है, जो बैंक्स की जो एग्ज़ाम होती है IBPS AFO की, लगभग उसी पैटर्न की मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जो जनरल नॉलेज की भी जो क्वेश्चंस रहती है वो भी बहुत आसान रहती है। मतलब आप अटैम्प्ट ले सकते हैं, जल्दी उसको अटैम्प्ट ले सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर की क्वेश्चंस रहती है वो थोड़े से अच्छे लेवल की रहती है। तो आपको एग्रीकल्चर का जो जनरल एग्रीकल्चर का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से करके जाना है। आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, जैसे जनरल एग्रीकल्चर में नेमरा सुंडा हुआ, नागरे हुआ, अरुण कत्यान हुआ, या जो भी आपके रेफरेंसेस जो हैं आपके जनरल एग्रीकल्चर के, वो आप बहुत ही अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपेयर करके जाइए। और ख़ास करके चूँकि ये फर्टिलाइज़र कंपनी है तो फर्टिलाइज़र में जैसे एग्रोनॉमी और सोइल साइंस, ये 2 सेक्टर को और विशेषता आप पढ़ के जाइए, और ताकि जो है वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। तो प्री और मेंस की स्ट्रेटजी लगभग यही होनी चाहिए, जो कि है एग्रीकल्चर को ज़्यादा समय दे करके बनाना है, और जो है वो उसके बाद जो है जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। देखिए, इंटरव्यू जो है वो ज़्यादातर आपका 15 से 20 मिनट का चलता है। ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 15 से 20 मिनट का आपका इंटरव्यू चलेगा। किसी किसी का तो 5 मिनट में भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन 15 से 20 मिनट आपका इंटरव्यू चलेगा और लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखिए, इंटरव्यू में क्या है कि आप क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आंसर आप कर पा रहे हैं उन क्वेश्चन को नहीं, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा मायने वहाँ नहीं रखता है। वहाँ पे ये ज़्यादा मायने रखता है कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आप आप में बोल्डनेस कितना है, आपका डोमिनेटिंग कैरेक्टर कितना है। अगर आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, पैनल मेंबर्स को आप अगर ये सब चीज़ से इन्फ्लुएंस कर पाए, अपने पर्सनैलिटी से, अपने बोल्डनेस से क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका रिप्लाई कितने अच्छे से आप दे पा रहे हैं, कितने बोल्डली दे पा रहे हैं, वो यही सब ज़्यादा नोटिस करते हैं। आपके पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके बोल्डनेस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। आप 8 में से या 10 में से 4 या 5 ही क्वेश्चन सही दे पाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाए, अच्छे से बता पाए, बोल्डनेस के साथ फील्ड मतलब उसको आप क्वेश्चन के आंसर को दे पाए, तो आपकी इंटरव्यू में सिलेक्शन होने की चांस बहुत ही बढ़ जाती है। तो प्री और मेंस की स्ट्रेटेजी भी, इंटरव्यू की आपकी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप अपने पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, बहुत ही फ्लुएंसी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। देखिए, हिंदी और इंग्लिश की इंटरव्यू में कोई मायने नहीं रहती है, ठीक है, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, दोनों कंसिडर्ड है, कोई वेटेज नहीं है। और ख़ास करके जो चूँकि जिस स्टेट से आप भरते हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आता है कि नहीं, तो लोकल लैंग्वेज से भी आप उनको इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इंटरव्यू की यही स्ट्रेटेजी होगी, आप पर्सनैलिटी के ऊपर अपना ध्यान दें, बहुत ही अच्छे से आंसर करें, किसी भी चीज़ का एकदम झिझक नहीं, कोई तरह का मतलब कि लगे ना कि आप डर में हैं, डर के साथ दे रहे हैं। एकदम जो क्वेश्चन पूछा जाए या तो आता है सॉरी सर, नहीं तो एकदम बढ़िया से जो है वो आपको आंसर करके वहाँ से निकल जाना है, तो आपका इंटरव्यू जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको जो है वो एक मेल आती है मेडिकल चेकअप कराने के लिए। आप फिर उस पर मेडिकल चेकअप आपका होगा, उसके बाद जो है सो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपको दे दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात इफ़को की क्या है ना कि ये मार्क्स रिवेल ही नहीं करती है कि आपका प्री में कितना मार्क्स आया, मेंस में कितना मार्क्स आया या इंटरव्यू में कितना मार्क्स आया। इफ़को कैसे अपनी मेरिट लिस्ट बनाती है कि कितना वेटेज वो इंटरव्यू के मार्क्स को दे रही है या कितना वेटेज वो मेंस के मार्क्स को दे रही है या मेंस और इंटरव्यू का ही मार्क्स ऐड करके वो मेरिट बना रही है, ये केवल इफ़को को पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है। और मेरे हिसाब से इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मायने रखता है इफ़को। एज ए एजीटी आप इफ़को में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो इंटरव्यू आपका अच्छा जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 90% केस में देखा गया कि जिसका इंटरव्यू ख़राब गया है उसका जो है वो सिलेक्शन नहीं हुआ है।
और मतलब कि आपको बस खाली अच्छा करते जाना है अपना, जितने भी आप एग्ज़ाम दें तो बस बढ़िया आपको करना है। और जो स्ट्रेटजी मैंने बताई उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कीजिएगा तो निश्चय ही जो है वो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। और उसके बाद हम बात करें इफ़को में सैलरी स्ट्रक्चर की, अगर इसकी बात करें, हाँ, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इसका ज्वाइनिंग आपको दिल्ली में होती है। दिल्ली आपको बुलाया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर में सारा डिटेल रहेगा, आपको दिल्ली में ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। फिर ज्वाइनिंग वहीं पे आपकी ट्रेनिंग होगी लगभग जितने दिन की, 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद आपको वापस अपने रेस्पेक्टिव स्टेट में भेज दिया जाएगा। 1 साल की आपकी ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होती है, 1 साल का ट्रेनिंग होता है, फिर 6 महीने का प्रोबेशन होता है, फिर आप फाइनली जो है वो एज अ फील्ड ऑफिसर इफ़को में ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छी सैलरी है इसकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, वो सारे आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यही स्ट्रेटजी के साथ अगर आप आगे बढ़ें, देखिए मेहनत किसी भी चीज़ में, मेहनत आप ही की मेहनत ही जो होती है सो होती है। अगर आप मेहनत अच्छे से करेंगे तो कोई एग्ज़ाम टफ या आसान नहीं होता है, वो सारे एग्ज़ाम जो है वो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो ये इफ़को एजीटी जो है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो है वो, अगर आप नेक्स्ट बार अगर वैकेंसी आती है तो डेफिनेटली जो है अब आप मेरी स्ट्रेटजी जो है आपको ज़रूर मदद करेगी। धन्यवाद।